इसके अलावा हम कैसे जाने वाले हैं, मैंने ये भी सोच लिया है। हम बंगाल की खाड़ी के एक टापू तक हवाई जहाज से जाएंगे। हम वहां खूब घूमेंगे। मैंने 5 दिनों के लिए क्रूज भी बुक कर ली है। हमारे साथ आओ और अपनी जिंदगी के मजे लो। जुबैर ने कहा, तुम अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे हो, तुम वहां मजे करने नहीं जा रहे। तुमने पहले से ही सब सोच रखा है। गणेश ने मनी मन जुबैर को कोसते हुए सोचा। गणेश आसमान की तरफ देख रहा था। फोन नंबर बदलने के बाद भी वो जुबैर और जीशान से पीछा नहीं छुड़ा पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से पाप किए थे जिनका हर्जाना उसे ऐसे भुगतना पड़ रहा था। गणेश इन दोनों के साथ बंगाल की खाड़ी के किसी भी टापू पर जाने वाला नहीं था, वरना उसने अपनी गर्लफ्रेंड यशी के साथ जो भी प्लान किया था वो सब बर्बाद हो सकता था। इसलिए उसे साफ तौर पर जुबैर के प्रस्ताव को ठुकराने की जरूरत थी। वो अपने विरोधी को किसी भी तरह का कोई मौका नहीं दे सकता था। उसके पास मना करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तुम लोगों के साथ ट्रिप पर नहीं जा सकता। मैंने यशी के साथ पहले ही छुट्टियों का प्लान बना लिया है और चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे नहीं बदलने वाला, गणेश ने कहा। गणेश ने जुबैर और जीशान को साफ मना कर दिया, लेकिन उसे अभी एक चाल और चलने की जरूरत थी। हालांकि मैं तुम्हें राज और रोहन से बात करवा दूंगा, वो तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तुम उन्हें भी जानते हो तो शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। गणेश ने एक धोखेबाज की तरह काम करते हुए कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ अकेले तुम ही मेरे दोस्त हो, तुमसे मेरी सारी खुशियां जुड़ी हैं। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जुबैर ने कहा। यह तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तुम्हें इस बारे में भूल जाना चाहिए। अगर तुम जबरन अपनी जिद पर अड़े रहे तो मैं राज और रोहन को भी इससे बाहर कर दूंगा, फिर अकेले ही टापू पर घूमते रहना, गणेश ने डराते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही जगह से आए हैं और हम एक दूसरे का इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं करना चाहेंगे, जुबैर ने कहा और चुटकी बजाई। जुबैर के चुटकी बजाते ही जीशान ने अपना फोन निकाला और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग चला दी। आओ मैं तुम्हें चूम लूं, पहले जीशान की आवाज सुनाई दी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मुझे लड़कों में कोई रुचि नहीं है और मेरी गर्लफ्रेंड भी है। जाओ किसी और चीज को चूम लो, गणेश की आवाज सुनाई दी। जीशान ने रिकॉर्डिंग पॉज कर दी और गणेश की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। तुम्हारे पास ये रिकॉर्डिंग क्यों है? गणेश ने कहा। उसका चेहरा रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सफेद पड़ चुका था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर जीशान से फोन छीनने की कोशिश की। जीशान गणेश की पहुंच से बहुत दूर हो गया और उसने फिर से रिकॉर्डिंग बजा दी। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम्हें ऐसा ख्याल छोड़ देना चाहिए। नहीं, रुको, तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश की आवाज सुनाई दी और इसके बाद चूमने की ढेर सारी आवाजें आने लगी। वैसे तो मैं उस समय वीडियो बनाने का सोच रहा था ताकि मैं ये समझ सकूं कि चूमा कैसे जाता है, लेकिन मैंने गलती से आवाज रिकॉर्ड कर ली, जीशान ने समझाते हुए कहा। अरे बाप रे, ये वीडियो बनाने का सोच रहा था। अगर ये वीडियो बाहर आ जाता तो मैं तो मर ही जाता, गणेश ने मनी मन सोचा। इसे डिलीट करो, इसे अभी के अभी डिलीट करो और अपने फोन से ऐसा पूरा कचरा बाहर करो, गणेश ने धीमी आवाज में गुस्सा करते हुए कहा। ये तो मेरे लिए बहुत जरूरी ऑडियो है और इसे मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ, जीशान ने हंसकर कहा। मैं तेरी जान ले लूंगा, गणेश ने दांत पीसकर कहा। जीशान हंसने लगा। चलो अच्छा, तो एक सौदा करते हैं, तुम मेरे साथ बंगाल की खाड़ी चलो और जीशान इस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देगा। मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि वो इसकी कोई कॉपी भी बनाकर नहीं रखेगा। बताओ क्या कहते हो, जुबैर ने कहा। तुम मुझे ले जाने के पीछे क्यों पड़े हो, गणेश ने कहा। क्योंकि तुम एक सलाहकार हो। अब जल्दी बताओ सौदा मंजूर है या नहीं, जुबैर ने कहा। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, गणेश ने दांत पीसकर कहा। अब गणेश तो फंस ही चुका था, इसलिए उसने फोन निकालकर अपने दोस्तों को फंसाना भी ठीक समझा। वो यासीन, राज और रोहन में से कम 2 लोगों को अपने साथ मौत के इस कुएं में घसीटना चाहता था। उसे यकीन था कि उसके दोस्त उसके साथ मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले गणेश ने राज को फोन लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है, राज ने फोन उठाकर कहा।
गणेश ने अपना नंबर बदल दिया था, इसलिए राज के पास फिलहाल उसका नया नंबर नहीं था। ये मैं हूँ गणेश, गणेश ने कहा। अरे गणेश, बताओ क्या बात है, राज ने पूछा, और उतने में ही राज की तरफ से किसी लड़की के हंसने की आवाज गणेश को सुनाई दी। लेकिन ये हंसी सुनकर गणेश का मूड थोड़ा बेहतर हुआ। उसे अपनी गर्लफ्रेंड यशी के बाद किसी लड़की की हंसी अच्छी लगी थी। मैंने तुम लोगों को छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बताया था कि जुबैर रिया की बड़ी बहन को घुमाने के लिए ले जाने वाला है। उसने हम सभी की हवाई जहाज की टिकट और बाकी चीजें भी बुक कर ली है। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम हमारे साथ बंगाल की खाड़ी में मजे के लिए चलोगे? गणेश ने पूछा। वो अपने दोस्त को झांसा देने की कोशिश कर रहा था। अरे लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम यशी के साथ समय बिताने वाले हो, राज ने पूछा। वो क्या है कि मैं जुबैर की मेहनत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी काफी खूबसूरत है और मजेदार जगह भी है, तो मैंने सोचा कि यशी के साथ वहीं चला जाता हूँ। इससे मेरी जेब के पैसे भी खर्च नहीं होंगे, गणेश ने झूठ बोलते हुए कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग कब जाने की सोच रहे हो? राज ने पूछा। वैसे भी राज के पास अभी आगे का कोई प्लान नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर पंखुड़ी पर पड़ी और उसके बाद उसने वसीम को देखा। तभी उसे याद आया कि अभी तो उसे गुलगुले को अगवा कर चुके टफी को भी पकड़ना है। तभी राज को तरकीब सूझी कि अगर वो सबको अपने साथ ले जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। हम 2 दिनों में निकलने वाले हैं, क्या तुम भी चलना चाहोगे? गणेश ने पूछा। 2 दिनों में ही तो सीनियर वसीम भी जाग जाएंगे और तब तक टफी और गुलगुले भी पकड़े जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, राज ने मनी मन सोचा। ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं अपने साथ और लोगों को भी ले जा सकता हूँ? राज ने पूछा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही मजा आएगा। अगर तुम 8-10 लोग भी लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम कितने भी लोगों को अपने साथ ला सकते हो, गणेश ने हंसकर कहा। उसे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ जुबैर का पैसा लग रहा था। ऐसे में गणेश तो चाहता था कि जुबैर का ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए। इतने ज्यादा लोग भी नहीं होंगे, पहले मैं उनसे एक बार पूछ लूं, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, राज ने कहा। अरे भाई, तुम तो जितने लोग लाना चाहो ले आओ, हम सबका इंतजाम कर लेंगे, गणेश ने हंसकर कहा और फोन रख दिया। इसके बाद उसने गहरी सांस ली और रोहन को फंसाने की साजिश करने लगा। हेलो रोहन, मैं गणेश बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें कमाल की जगह ले जाना चाहता हूँ। ये वही टापू है जिसके बारे में जुबैर बात कर रहा था। तो क्या तुम भी मजे करने के लिए चलना चाहोगे? हमारे पास 5 क्रूज की बुकिंग भी है। मुझे तो सोच कर ही मजा आ रहा है। तुम अपना सामान बांध लो, हम 2 दिनों में ही तुम्हें लेने आ जाएंगे, गणेश ने कहा। फोन रखने के बाद राज ने पंखुड़ी की तरफ देखा, जो लेटी लेटी हंस रही थी। पंखुड़ी को बहुत ज्यादा ही हंसी आती थी, जिसे देखकर राज हैरान था। राज को लगता था कि अगर धोखे से भी वो पंखुड़ी के सामने कोई चुटकुला सुना देगा तो पंखुड़ी तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएगी। पंखुड़ी, मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? राज ने पूछा। पंखुड़ी ने अपना पेट पकड़ा और हंसना बंद कर दिया। भले ही मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जा नहीं सकती। मुझे अपनी दोस्त के यहाँ जाकर वहां मामले की जांच पड़ताल करनी है और उसकी मदद करनी है। तुम एक काम कर सकते हो, मैं अगर अपनी दोस्त के यहाँ से जल्दी फ्री हो गई तो मैं तुम्हें फोन लगा लूंगी। अगर हमारे पास वक्त बचा तो मैं सीधा वहीं आ जाऊंगी, पंखुड़ी ने नाम में सिर हिलाकर कहा। अच्छा राज, तुम ये पहन लो, पंखुड़ी ने अपने पर्स से एक सिल्वर ब्रेसलेट निकालकर कहा। राज हैरान होकर ब्रेसलेट की तरफ देखने लगा। उसे ये ब्रेसलेट लड़कियों का लग रहा था, इसलिए इसे पहनना उसके लिए थोड़ा अजीब था। ये रणछोड़ टेक्निक जैसे ही जगह बताने में काम आता है। मेरे पापा ने ये मेरे लिए बनाया था। मैं अभी तलवार नहीं उड़ा पाती, तो कहीं भी आना जाना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत भरा होता है। इस ब्रेसलेट में जगह सेट करके मैं रणछोड़ टेक्निक का इस्तेमाल करके वहां पहुंच जाती हूँ। ऐसी एक चीज भ्रामक टापू पर एक मेरे पास, एक मेरे पापा के पास और एक अब तुम्हारे पास भी है। अगर मैं समय पर अपना काम निपटा लेती हूँ तो मैं रणछोड़ टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी, पंखुड़ी ने हंसकर कहा। रणछोड़ टेक्निक? राज ने हाल ही में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, लेकिन टफी ने उसके लिए बहुत ही वाहियात मंत्र तैयार करके दिया था।
राज को इस बारे में सोचकर ही अजीब लगने लगा था। जब वसीम शैतानी कबीले का जिगोलो राज का पीछा कर रहा था तो राज ने रणछोड़ टेक्निक का इस्तेमाल किया था। उसी दौरान लोमहर्षक उससे टकरा गया था और वो लोग सीधा वसीम के पास पहुंच गए थे। लेकिन राज को लगता था कि ये रणछोड़ टेक्निक सिर्फ लोगों की जान बचाने के काम आती थी, जबकि पंखुड़ी ने उसे बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करती थी। दोपहर के खाने के बाद राज के पापा अपने काम पर चले गए। राज और पंखुड़ी ने वसीम की नींद में ही अलग अलग तरह की चोटियां बनाकर बहुत सारी तस्वीरें ली। शाम होते ही पंखुड़ी अपने काम से जाने के लिए तैयार हो गई। राज उसे अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रेलवे स्टेशन तक छोड़ने चला गया। रास्ते में उनकी स्कूटर की चार्जिंग खत्म हो गई तो राज ने अपनी टेक्निक की मदद से उसे चार्ज किया। शाम होने पर राज अपने दोनों किरदार बखूबी निभा रहा था। उसे वसीम बनकर भी सबके सामने आना था। वसीम का मेडिटेशन कल खत्म होने वाला था। इस समय भ्रामक टापू पर भूपेश भ्रामक अपनी बेटी की उगाई आत्मीय चाय का मजा ले रहे थे। तभी एक तितली उड़कर उनके सामने आई और इंसान में बदल गई। सर, जिष्णु भाई ने फोन करके बताया है कि आपकी बेटी राज के घर से निकलकर ट्रेन में बैठ गई है। तितली से इंसान बनी लड़की ने कहा। अच्छा, वो इस बार जल्दी निकल गई। जिष्णु से कहो कि छिपकर पंखुड़ी पर नजर रखे। भूपेश भ्रामक ने कहा। राज रात के समय जागरण पत्थर लेकर मेडिटेशन कर रहा था। जागरण पत्थर से काफी ऊर्जा उसके शरीर में जा रही थी। राज को लगने लगा था कि जागरण पत्थर की मदद से जल्द ही वो अपनी सारी इंद्रियां खोल लेगा। अचानक राज ने अपनी आंखें खोली। एक आदमी नकाब पहनकर उसकी खिड़की से अंदर आने की कोशिश कर रहा था। क्या ये चोर है? लेकिन ये इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? क्या मैं इसे बिस्तर पर बैठा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? इसे तो अच्छा सबक सिखाना होगा। राज ने चोर जैसे व्यक्ति को देखकर सोचा। उसने जागरण पत्थर को एक तरफ रखा और लंबी चाल टेक्निक का इस्तेमाल करके चोर की तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ पंजे की तरह चोर के कंधे की तरफ बढ़ाया। अरे नहीं, नकाब पहने आदमी ने कहा। हालांकि वो बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि उसने राज के बढ़ते हुए पंजे को अपने हाथ से रोकने की कोशिश की। राज तुरंत ही समझ गया कि ये कोई आम चोर नहीं है। कुछ पलों में ही राज को लगने लगा कि ये बादल है। राज ने अपने हाथ से नकाबपोश के गले पर हमला किया। तुम्हारे पास कुछ काबिलियत तो है, लेकिन तुम बहुत धीमे हो, नकाबपोश आदमी ने कहा। वो अपनी असली आवाज छुपा रहा था। नकाबपोश आदमी का हाथ राज की तरफ बढ़ रहा था। राज का हमला बेकार चला गया था, जबकि नकाबपोश का हमला राज पर पड़ने वाला था। राज ने तुरंत ही अपने भूत से मिले कवच का इस्तेमाल किया, जिससे नकाबपोश का हमला रुक गया। भले ही ये कवच तिलिस्म जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन दूसरे लेवल के हमलों से निपटने के लिए यह काफी था। इतने में ही राज ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसके पास अभी भी एक तलवार तिलिस्म बाकी था। अपना पहला हमला नाकाम होने के बाद नकाबपोश ने अपनी उंगली से तलवार का हमला किया, जिससे यह साबित हो गया कि ये नकाबपोश दूसरे लेवल या उससे ऊपर का जादूगर है। राज के कवच में दरारें आने लगी थी और राज पीछे की तरफ उछल गया। नकाबपोश राज की तरफ बढ़ा और अपने अगले हमलों के लिए तैयार हो गया। राज का कवच टूट चुका था। वो वसीम के बगल में आकर गिर गया था। वसीम के चारों तरफ जो बैरियर था वो बस अंदर के हमलों से बचाता था, न कि बाहर के हमलों से। वसीम के बगल में गिरते ही राज को महसूस हुआ कि वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। राज वसीम की भ्रम वास्तविकता में पहुंच गया था। उसी के साथ साथ नकाबपोश भी वहीं पहुंच गया था। लेकिन इस बार राज के सामने रेगिस्तान नहीं आया। नकाबपोश का भी कोई अता पता नहीं दिखाई दे रहा था। क्या भ्रम वास्तविकता में इस बार कुछ नहीं होगा? राज ने धीमे से बड़बड़ाया। राज अपनी सोच में डूबा था कि तभी उसे कोई दिखाई दिया। नकाबपोश भी वसीम की इस नई भ्रम वास्तविकता में पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था कि वो किसी जाल में फंस गया है। तभी नकाबपोश को कोई दिखाई दिया और उसने उस पर लगातार हमलों की बारिश कर दी। उस आकृति का सब कुछ राज की तरह ही था। लड़के, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे? नादान लड़के, तुमने जैसे ही मुझे देखा था तुम्हारी मौत तो उसी पल लिखी गई थी, नकाबपोश ने कहा। इसके बाद नकाबपोश ने परछाई की तरह दिखने वाले राज को उठाया और उसका सिर काट दिया।
इस दौरान भ्रम वास्तविकता में कैद राज किसी आकृति को देख रहा था। उसने जब ध्यान से देखा तो उसने वहां अपने आप को ही पाया। राज खुद को ही वसीम की भ्रम वास्तविकता में देख रहा था। नकली राज वसीम से कुछ पुरानी बातें कर रहा था और अचानक वो रुक गया। शायद वसीम ने इस भ्रम वास्तविकता को पूरी तरह से तैयार नहीं किया था। दूसरी तरफ नकली राज का सिर काटने के बाद नकाबपोश ने मुड़कर देखा तो उसे एक और राज दिखाई दिया। तुम मरे नहीं, आखिर तुम हो कौन? नकाबपोश ने कहा। नकली राज ने फिर से वसीम के साथ हुई बातें दोहराई, लेकिन नकाबपोश ने फिर से हमला कर दिया। दूसरा नकली राज भी मर चुका था, जिसके बाद नकाबपोश खिड़की से बाहर जाने को तैयार हुआ, लेकिन इतने में ही एक और नकली राज वहां आ गया, जिसने फिर से वसीम के साथ हुई बातें दोहराई। नकाबपोश का गुस्सा परवान चढ़ गया और उसने तीसरे राज को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर एक और नकली राज वहां आ गया। नकाबपोश को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। नकाबपोश ने चौथे नकली राज को भी मौत के घाट उतार दिया। शायद अब यह खत्म हो जाएगा, नकाबपोश ने कहा। लेकिन इतने में ही एक और राज वहां दिखने लगा। ऐसा करते करते नकाबपोश ने करीब 60 नकली राज को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बाद भी नकली राज के आने का सिलसिला रुका नहीं। ये एक जाल है तो इससे निकलने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। मुझे इसमें फंसना नहीं चाहिए। कभी न कभी इस जाल को बनाने वाला सामने जरूर आएगा और तब मैं हमला करूंगा, नकाबपोश ने सोचा और अपने शक्तियों को रिकवर करने लगा। जबकि दूसरी तरफ जब असली राज को कुछ समझ में नहीं आया तो वो फोन निकालकर अपने नकली रूप के साथ सेल्फी लेने लगा। लेकिन सेल्फी लेते ही दुनिया बदल गई। राज असली दुनिया में वापस आ गया था और फिलहाल वसीम के बगल में बैठा था। वसीम नींद से जाग चुका था और राज को देखकर मुस्कुरा रहा था। नकाबपोश का ध्यान भी टूट गया था। तुम्हारा जाल गायब हो गया, अब तुम्हारी जिंदगी भी ऐसे ही गायब हो जाएगी, नकाबपोश ने दांत पीसकर कहा। लेकिन अब राज को कोई डर नहीं था। नकाबपोश हमला करते हुए राज की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन राज मुस्कुरा रहा था। वसीम ने तुरंत एक जादू किया और नकाबपोश कैद हो गया। नकाबपोश का शरीर रेत में बदलने लगा और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते नकाबपोश पूरी तरह से रेत में बदल गया। आज पहली बार राज ने वसीम को किसी को मारते हुए देखा था। वसीम ने अपना हाथ हिलाया और पूरी रेत खिड़की से बाहर हो गई। सीनियर, आप समय के पहले मेडिटेशन से बाहर कैसे आ गए? राज ने राहत की सांस लेकर पूछा। मुझे किसी के मौत के इरादे महसूस हुई, इसलिए मैंने अपना मेडिटेशन खत्म कर दिया और जाग गया। लेकिन अगली बार मैं लंबे मेडिटेशन पर जाने का सोच रहा हूँ, वसीम ने मुस्कुराकर कहा। राज वसीम की बात सुनकर हैरान रह गया। उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सीनियर, मुझे आपको कुछ दिखाना है, राज ने जागरण पत्थर निकालते हुए कहा। क्या ये जागरण पत्थर है? लगता है तुमने अपनी नाक की इंद्री भी खोल ली है और शायद जल्द ही तुम अपने कान की इंद्री भी हासिल कर लोगे। पिछले 2 दिनों में और क्या क्या हुआ? वसीम ने कहा। हाँ, कुछ अजीबोगरीब चीजें तो हुई हैं, राज ने हंसकर जवाब दिया। लेकिन तभी राज को एहसास हुआ कि शायद नकाबपोश सिर्फ जागरण पत्थर के लिए उसके पास नहीं आया था। इसके बाद राज ने वसीम को पिछले 2 दिनों की सारी बातें बताई। पिछले 2 दिनों में तो बहुत कुछ हो गया, लेकिन वो ट्रक वाकई फट गया, वसीम ने कहा। हाँ, वो उल्का पिंड में हुए धमाके के कारण वो फट गया, लेकिन अगर आप चाहें तो हम सीनियर बाबा बैरागी से कहकर ऐसे ट्रक भी मंगा सकते हैं, राज ने कहा। बात तो तुम्हारी भी सही है। मैंने ऐसा सोचा है कि उड़ती तलवार कंपटीशन की तरह ट्रक चलाने का कंपटीशन भी करवाना चाहिए। हम बाबा बैरागी से कहकर 30-40 ट्रक मंगा लेते हैं, फिर मैं अपने साथियों को बुलाकर एक कंपटीशन करवाता हूँ। अच्छा, वो सब छोड़ो, ये वही प्याज वाली राक्षसी प्याली है जो तुम्हारे जागरण पत्थर से चिपकी हुई है, वसीम ने कहा। हाँ, ये वही है, राज ने जवाब दिया। अच्छा, तो फिर इसके बड़े होने का इंतजार करो। जैसे ही ये बड़ी हो जाए इसे खा लेना, इससे तुम्हें बाकी इंद्रियां खोलने में मदद मिलेंगी। यह अपने आप में खजाना है, वसीम ने कहा। यह सुनकर प्याली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जागरण पत्थर की इसकी याददाश्त मिटाकर इसे आजाद कर दें। इसकी दुनिया बहुत बुरी बीती है, मैं नहीं चाहता कि इसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, राज ने कहा। यह सुनकर प्याली की आंखों में दोबारा चमक आ गई।
खैर, मुझे नहीं लगता कि तुम इससे इतनी आसानी से पीछा छुड़ा पाओगे, इसलिए तुम इसे खा ही लेना। इसके अलावा अब तुम्हारे पास शक्तियां बढ़ाने के लिए काफी कुछ आ गया है, तो तुम मेहनत करके जल्दी ही सिद्ध चक्र हासिल कर लो और असली जादूगर बन जाओ। वसीम ने कहा। क्या उन्होंने मुझे देख लिया? मुझे अभी के लिए जागरण पत्थर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। पहले मैं राज के घर के पास रहना शुरू करता हूँ और उसके बाद मैं कभी भी मौका मिलने पर वो जागरण पत्थर छीन लूंगा। खिड़की के बाहर एक छत पर बादल घबराहट से खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वसीम को उसकी मौजूदगी का पता चल गया है। इसके बाद बादल वहां से उड़ गया। वहीं पास में ही हयग्रीव ने किसी बूढ़े आदमी के शरीर पर जादू से काबू कर लिया था और वो राज पर नजर रख रहा था। उसे महसूस हुआ कि खूनी क्रिस्टल तब तक उसका नहीं हो सकता जब तक वसीम राज के पास है। इसके बाद हयग्रीव ने अपना जादू खत्म कर दिया और उस बूढ़े को छोड़ दिया। क्या हयग्रीव अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? क्या वसीम और राज का साथ जल्द ही खत्म होने वाला है?